you are welcome on CMA Heights channel. Today I am going to discuss a class on the topic of your paper Strategic Cost Management Decision Making, which is final level group third paper. तो जो CMA फाइनल है आपका, उसका ये ग्रुप थर्ड का पेपर है और जो इसका पेपर का नंबर है 15, पेपर नंबर 15। और जो मैं आपके साथ आज ये क्लास का डिस्कशन कर रहा हूँ, तो दिस क्लास नंबर इज 74। So this 74 number is arriving based on this study note which we are using as reference material. Now we are on a very important topic which section C basically, which has 30 marks weightage in your examination, and I completed up to assignment 6.3 topic. Now I am moving on 6.4 transportation, right? तो अब हम ट्रांसपोर्टेशन को करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में 6.4 इट इज दिस इज अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन। और इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो अप्रोच रहेगी इट विल बी वेरी सिंपल। हमें ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए ये देखना है, सिंपल बात एक समझनी है कि हमारे पास क्या होगा। वी हैव सर्टेन सप्लाई सेंटर, suppose supply center, these are the supply center, and here we have demand center, demand center। तो इन जो सोर्स हैं जहाँ पे हमें सप्लाई है और जो हमें इनको भेजना है डिमांड सेंटर्स को या कंजम्पशन सेंटर्स को या डेस्टिनेशन को, जो भी आप कहें, उसको हमें किस वे में भेजना है, जिससे कि क्या होगा फाइनली ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट आपका होगा कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइजेशन की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो देर आर 3 मेथड्स विच यूज टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। वन इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकंड इज लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, एंड थर्ड वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलायबल मेथड इज वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो मोस्टली दिस मेथड विल बी यूज एट फाइनल लेवल, and this is comparatively this fine and precise method of assigning the this route to minimize the transportation cost। तो सिंपल ट्रांसपोर्टेशन वही है कि एक आपको अपनी सप्लाई को कहाँ पे ले जाना है, डेस्टिनेशन पे, ठीक है, या जो आपके डिमांड सेंटर है, ठीक है, डिमांड सेंटर पे ले जाना है। तो उसको हमें रूट उनको बताना है, हमें उसको बेस्ट वे में भेजना है, जिससे ऑब्जेक्ट रहेगा कि आपका मिनिमम कॉस्ट पे जाए। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा थ्योरी के लिए कुछ है नहीं है, तो वी हैव टू डायरेक्टली रश ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फॉर सिंप्लिसिटी and to keep it simple and understandable, I am skipping this 16 number question right now. So it is not like I am skipping it as a permanent, but first we will solve the questions which are comparatively easy and जो कि बेसिक लेवल के हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम एक बेसिक लेवल पे चले जाएंगे तो हम फिर थोड़ा से जो एडवांसमेंट है उसकी तरफ जा सकते हैं। मैं इस फर्स्ट सवाल को एज ऑफ नाउ स्किप कर रहा हूँ और मैं आपके जो इसका सेकंड सवाल है, जो कि सवाल नंबर 17 है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, उसको लेके चल रहा हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। और अब आपको एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इस सवाल में आपके ये वाली चीज़ जो है, यहाँ से कुछ सप्लाई होना है, इन सेंटर्स पे सप्लाई होना है। ठीक है, आपके पास क्या है, ये सप्लाई सेंटर है M1 M2 M3, यहाँ पे कुछ सामान है जो कि जाना है यहाँ पे C1 C2 और C3 पे। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि हमें इनको किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है जिससे हमारा क्या हो, फाइनल ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइज ये आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। तो अब मैं इस सवाल को शुरू करता हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल आप ऐसा समझिए कि जैसे लाइव आपके सामने चीजें हो रही हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको बेसिक समझना है, स्टेप समझना है कैसे होना है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17, द कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी रिक्वायर फॉर नेक्स्ट 3 months 300, 260 and 180
tons of stone chips for its three constructions C1, C2 and C3 respectively. एक जो कंपनी है उसको अगले महीने 300, 260 और 180 टन्स स्टोन चिप्स, स्टोन जो पत्थर का आपका चिप्स बनता है, पत्थर का चिप जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ठीक है, सीमेंट और सैंड को मिक्स करने के साथ स्टोन चिप्स को मिक्स करते हैं, आपने घर में भी देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो ये 3 सेंटर्स हैं जहाँ पे ये आपका जाना है, इसको यहाँ पे उपलब्ध होना है। स्टोन चिप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी एट 3 मिनरल फील्ड्स टेकन ऑन शॉर्ट लीज बाय द कंपनी। तो कंपनी ने क्या किया हुआ, 3 मिनरल सोर्स जो है, मिनरल फील्ड्स लिए हुए हैं, खाने ली हुई हैं पत्थर की। ये पत्थर की खाने क्या करते हैं, वहाँ पे इन्होंने लीज पे ली हुई है, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, पत्थर को निकालते हैं और फिर उसके चिप्स बनाते हैं क्रशर में डाल के। ऑल द अवेलेबल बोल्डर्स जो हैं, जो जो उनको माइन से मिलेंगे, मस्ट बी क्रश्ड इनटू चिप्स। तो क्या है, जैसे ये इस तरह की ये खाने हैं, पत्थर का पत्थर है मान लो यहाँ पे, तो चाहे वो मे बी इनसाइड और मे बी सम दिस पहाड़ टाइप के होंगे, इनको निकाल के क्या करने हैं, यहाँ क्रशिंग करके इनको इस तरह के पेबल टाइप के बनाने हैं, चिप्स टाइप के बनाने हैं, ठीक है। एक साइज, पर्टिकुलर साइज की एक चिप्स बनाना है, जिसको आप रोड़ी या बजरी भी कहते हैं आम भाषा में। तो उसको चिप्स बनाना है और फिर क्या करना है, इन सेंटर पे उसको सप्लाई करना है। एनी एक्सेस चिप्स ओवर द डिमांड्स एट साइट C1, C2 एंड C3 बी सोल्ड एक्स फील्ड। और जो भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आपने यहाँ से इन सप्लाई सेंटर से इन डिमांड सेंटर्स पे जो भेजा आपने, और भेजने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो आपको क्या करना है, उसको यहाँ फील्ड पे ही उसको बेच देना है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ जिससे स्क्रीन क्लियर रहे। Transportation cost from the mineral field to construction site vary according to distances which are given below in monetary unit. तो ये monetary unit में दी गई है, it may be in rupees or dollar or whatever it may be, but it is something you may, for simplicity you may take this as a, मान लीजिए आपकी ये रुपीज में दी गई है, तो मॉनेटरी यूनिट जो भी आप समझना चाहें। तो जब ये M1 से C2 को C1 पे सप्लाई करते हैं, M1 से C1 पे सप्लाई करते हैं, तो इनकी 8 रुपये कॉस्ट आती है, 8 रुपीज़। इसी तरह से M1 से जब ये C2 पे सप्लाई करते हैं तो 7 यूनिट आती है कॉस्ट। जब M1 से C3 पे करते हैं तो 6 यूनिट आती है, ठीक है। M2 से जब ये C1 पे करते हैं तो 5 यूनिट, M2 से C2 पे करते हैं 4 यूनिट कॉस्ट आती है, और M2 से C3 पे करते हैं 9 यूनिट कॉस्ट आती है। इसी तरह से M3 से 7, जब ये C1 पे करते हैं, M3 से C1 पे आती है 7 यूनिट्स कॉस्ट, और M3 से C2 पे आती है 5, M3 से C3 पे आती है 5। तो ये कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है। इन शॉर्ट व्हाट इज दिस इज कॉस्ट मैट्रिक्स ओनली। क्या करना है, डिटरमाइन द ऑप्टिमल इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन प्लान। हमें जो हमारे पास ये डिमांड है और जो हम सप्लाईज हैं, हमारे पास यहाँ पे सप्लाईज हैं M1, M2 और M3 पे, जो कि इतनी दी हुई हैं, इनको किस तरह से करना है, ऑप्टिमाइज करना है, इनका ट्रांसपोर्टेशन प्लान बना के देना है, जिससे क्या होगा, कंपनी की ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी, है, ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, एक तो बात ये होगी। सेकंड बात क्या बतानी है, व्हाट आर द क्वांटिटी टू बी सोल्ड फ्रॉम M1, M2 एंड M3 रेस्पेक्टिवली। जो इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि एनी एक्सेस चिप्स ओवर द डिमांड एट साइट C1, C2 एंड C3, ये क्या लिखा, विल बी सोल्ड एक्स फील्ड। तो ये बताना है कि कितनी क्वांटिटी इन पे बचेगी जिसको हम बेच सकते हैं, तो ये बात करनी है। तो बताओ इस सवाल में ऐसा क्या है जो जो बहुत मुश्किल है, बहुत ही आसान चीज है भाई, आपको क्या करना है। लेकिन मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया अभी, कुछ भी बताया नहीं, और मैं कह रहा हूँ आसान भी है। तो देखो शुरुआत कैसे करनी है, ये आपको मैंने कहा कि आपकी जो 3 मेथड्स हैं उसमें से हम गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे, और अगर कहीं नहीं दिया हो इस सवाल में कुछ करने के लिए तो भी आप डायरेक्टली गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे, जो कि बहुत रिलायबल इंपॉर्टेंट मेथड है, और उससे आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं कंपेरेटिव टू अर्लियर 2 मेथड्स जो दिए हुए हैं। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ कि अब इस सवाल को मैं फ्रेशली करता हूँ, और आप इसको ध्यान से देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये सवाल आपके
लिए शुरू करता हूँ। तो देखिए मैंने आपको यहाँ ये जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ था कॉस्ट मैट्रिक्स, वो मैंने यहाँ लिख लिया है आपके। तो आपको क्या करना है, जो कॉस्ट मैट्रिक्स दिया है उसको लिख लो। तो यहाँ आपका C1, C2 और C3 जो है डिमांड सेंटर है, जहाँ पे आपको चिप्स ये भेजना है। M1, M2 और M3 जो है आपके ये सप्लाईज हैं, जहाँ से आपका स्टोन क्रशिंग आप करते हैं, और इसकी कॉस्ट दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे लिख दी, आपकी किताब में यही फॉर्मेट यूज हुआ है, तो मैंने इसी फॉर्मेट पे काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें करना क्या है, हमें एक ट्रांसपोर्ट प्लान बना के देना है जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम रहे। ये आपकी क्या लिखी है, जैसे M1 पे सप्लाई कितनी है 250 टन, 250 टन। M2 पे सप्लाई कितनी है 320 320 टन्स मीट्रिक टन्स, और M3 पे सप्लाई है 280। C1 पे जो डिमांड है 300 है, C2 पे जो डिमांड है वो 260 है, और ये आपकी जो C3 पे डिमांड है वो 180 है। तो सबसे पहले आपको देखना है इसको, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, कि आपकी प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, हम टोटल सप्लाई देखेंगे कितनी है, टोटल डिमांड देखेंगे कितनी है। तो भाई देखो टोटल आपकी जो, इसको यहाँ ऐसे हम लिख लेंगे। तो आप बताइए आपकी टोटल जो ये सप्लाईज हैं, टोटल सप्लाईज आपके पास कितनी है 850 है। इन सबको जोड़ोगे तो 850 आपका आ जाएगा। और जो डिमांड है वो कितनी है, ये है 740 740। तो आपकी क्या है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम हो गई किस तरह की, अनबैलेंस प्रॉब्लम। किस तरह की प्रॉब्लम हो गई है, अनबैलेंस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने देखा, जब ये अनबैलेंस्ड है तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक डमी जो है, डमी हमें यहाँ सेंटर डालना पड़ेगा, जिसको मैं CD कहूंगा। और ये डमी सेंटर जो है वो, उस पे आपकी डिमांड जो है मैं यहाँ सारी जीरो लिख लूंगा, सारी डिमांड जीरो लिख लूंगा। तो अगर प्रॉब्लम आपकी अनबैलेंस हो गई, मतलब सप्लाई डिमांड मिसमैच हो गई, तो आप जो है यहाँ पे इसको एक, जैसे यहाँ सप्लाई ज्यादा है तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक डिमांड सेंटर क्रिएट कर दिया। अगर उल्टा इसका होता, यहाँ पे डिमांड ज्यादा होती और आपकी सप्लाईज कम होती, तो फिर यहाँ आप एक सप्लाई सेंटर इधर पे इंट्रोड्यूस करते डमी डमी वैल्यू के साथ, मतलब जीरो वैल्यूज के साथ। तो पहला स्टेप हो गया। अब ये प्रॉब्लम कैसी हो गई, जब जब आपने ये डमी डमी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये अब प्रॉब्लम क्या हो गई, बैलेंस्ड प्रॉब्लम हो गई, अनबैलेंसिंग हट गई इस प्रॉब्लम की। तो पहला स्टेप ये हो गया। हम जो इस प्रॉब्लम को शुरू करेंगे वो आपको वैम मेथड बोलते हैं उसको, वैम, गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं, गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, या इसको मैक्सिमम पेनल्टी मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, देखो आप समझो। पहला तो आपने क्या किया कि प्रॉब्लम अगर बैलेंस नहीं थी तो आपने उसको बैलेंस कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डमी इधर सप्लाई कॉलम और डिमांड। डिमांड आपने सप्लाई कॉलम डाल दिया या डिमांड रो डालेंगे अगर अनबैलेंस होगी। तो बैलेंस करने के बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है कि हर एक रो और हर एक कॉलम के लिए पेनाल्टी पेनाल्टी देखेंगे। ठीक है, पेनाल्टी कैसे देखेंगे, हम क्या निकालेंगे, पेनाल्टी। ठीक है, पेनाल्टी कैसे निकलती है, देखो जैसे इस रो के लिए मैं पेनाल्टी निकालूंगा सबसे पहले। तो मैंने इस रो के लिए पेनल्टी निकालूंगा तो सबसे छोटी वैल्यू और उससे नेक्स्ट वैल्यू का फर्क देखूंगा। तो इसमें आप देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, जीरो है। सबसे छोटी वैल्यू इन चारों में जीरो है, और इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। तो मेरी पेनल्टी कितनी हो गई, 6 हो गई इस रो के लिए। नेक्स्ट रो के लिए देखिए आपका जीरो है मिनिमम, और उससे नेक्स्ट कितना है, 4 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4। तो यानी कि इस रो के लिए मेरी पेनल्टी कितनी हो गई, 4 हो गई। ऐसे ही आप इसको करेंगे, आपका जीरो है इसमें भी मिनिमम एलिमेंट, और जो नेक्स्ट नेक्स्ट टू मिनिमम है वो है आपका 5। तो ये आपकी पेनल्टी हो गई 5। ये आपने सारी रो की पेनल्टी निकाल ली। अब आप कॉलम की पेनल्टी निकालिए। देखिए C1 का कॉलम की पेनल्टी आप निकालेंगे तो आपका मिनिमम एलिमेंट कितना है, 5, और उससे नेक्स्ट कितना है, 7। तो इस कॉलम की पेनल्टी कितनी आ गई साहब, इस कॉलम की पेनल्टी आ गई 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाइए। नेक्स्ट कॉलम के लिए आप पेनल्टी निकालिए, मिनिमम एलिमेंट 4 है,
उससे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, उससे नेक्स्ट एलिमेंट है 5, तो पेनल्टी कितनी आ गई, दोनों का डिफरेंस यानी कि 1। ठीक है, ओके 1 आ गई। आगे में देखेंगे मिनिमम एलिमेंट 5 और ये आपका 6 है नेक्स्ट इससे, तो ये भी एलिमेंट की दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो कितना हो गया, ये भी आपका 1 पेनल्टी आ गई। इसकी पेनल्टी 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा। तो अब आपने पेनल्टी निकाल दी। सबसे पहला काम था प्रॉब्लम को बैलेंसिंग देखना, नेक्स्ट काम था आपको क्या करना, उसकी पेनल्टी निकालना, रो की और कॉलम की। ये गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड चल रहा है आपका। जब आपने पेनल्टी निकाल दी तो आप इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है। तो सबसे हाईएस्ट पेनल्टी देखिए कौन सी है, इसमें 6 है। इन सब में देखना है, कॉलम में और रो वाली जो हमने निकाली है। तो 6 को हमने एज स्टार मार्क कर लिया, 6 को हमने मार्क कर लिया। अब जब 6 को हमने मार्क कर लिया यानी कि हमें जो ट्रांसपोर्टेशन का मार्किंग करनी है वो इसमें करनी है, इस वाले उसमें। अब लेकिन ये जो आपके इसके सामने की जो आपकी रो है इसमें हम पहले काम करेंगे। और किस सेल में काम करेंगे, रो तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, रो तो आइडेंटिफाई कर ली, अब सेल कौन सा है, सेल वो देखूंगा जिसमें मिनिमम, जिसमें कितना हो, मिनिमम आपका एलिमेंट हो। तो मिनिमम एलिमेंट आपका ये है, तो इस सेल में मैं काम करूंगा सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का। अच्छा एक चीज मैं जरा सा भूल गया, तो ये जो आपने डमी जो कॉलम इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे जो कि आपकी डिमांड बना रहा है, तो इसमें कितनी डिमांड है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इसका डिमांड मान लिया जाएगा, यानी कि 110 आपका यहाँ पे डमी डिमांड है एक तरह से, ये मान लीजिए। ठीक है, अच्छा फिर वापस आते हैं। तो जो मैक्सिमम पेनल्टी वाले जो रो को मैंने देखा, जो उसके सामने में गया और उसका मिनिमम एलिमेंट वाला कॉलम मैंने आइडेंटिफाई किया। अब मैंने सबसे पहले इसी को असाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे कितनी डिमांड पॉसिबल है मैक्सिमम, ये बताइए इसमें। ये 110 डिमांड मैक्सिमम है, सप्लाई कितनी है 250 250। तो डिमांड ज्यादा है या सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। तो जो भी चीज ये पूरी हो सकती है इससे डिमांड बिल्कुल हो सकती है। तो ये डिमांड मैं यहाँ पूरी कर दूंगा और ये काट के 0 लिख दूंगा यहाँ पे। और यहाँ मैं 110 110 जो इसकी डिमांड थी, सारी डिमांड मैंने इस सेल में एलोकेट कर दी। यहाँ पे 250 क्योंकि 110 यहाँ पे चले गए, तो मेरे पास कितना बचा, 140 बचा। कितना बचा, 140 बचा। और फिर मैं क्या करूंगा, चूंकि देखो इस पूरे यहाँ पे 0 आ गया, पूरी डिमांड खत्म हो चुकी। तो मैं क्या करूंगा, चूंकि पूरी डिमांड खत्म हो चुकी, तो मैं इस पूरे कॉलम को डिलीट कर दूंगा। पूरे कॉलम को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इसकी सारी डिमांड पूरी हो चुकी। डिमांड यहाँ 0 आ गई, हमने ये पूरी सप्लाई दे दी इसको यहाँ पे 110 जो दे सकते थे। जब ऐसा कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं दोबारा से पेनल्टी आपकी कैलकुलेट करूंगा। पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करूंगे, दोबारा से वही रूल लगेगा कि देखिए आपका मिनिमम एलिमेंट अब कौन सा है 6, उससे नेक्स्ट कौन सा है 7। तो पेनल्टी इस रो के लिए कितनी बची, 1 बची। ठीक है, ये तो हमने खत्म कर दिया। अच्छा देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट में मिनिमम एलिमेंट 1 है, नेक्स्ट उससे 5 है, तो पेनल्टी कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। अब देखिए 5 5 है, दोनों इक्वल है, तो पेनल्टी कितनी है, 0 आ जाएगी। अच्छा चूंकि आपने कॉलम डिलीट किया है यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, इस पेनल्टी में कोई चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, इस पेनल्टी में कोई चेंज होगा ही नहीं। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये आपका मान लीजिए खत्म हो गया, इसकी तो काउंटिंग नहीं करेंगे, ये आपकी एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी पेनल्टी यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रही है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। ये वाला आपका हो गया। इसको करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये 2 है, ये आपको देखना पड़ेगा कि अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू किसकी है पेनल्टी की। देखिए यहाँ पे 1 है, 110 और यहाँ पे ये 2 है। तो चूंकि 2 पेनल्टी की हाईएस्ट वैल्यू है, तो मैं फिर यहाँ पे इस वाले उसको आइडेंटिफाई करूंगा और इसमें काम करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने ये वाला अपना कॉलम पकड़ा और इस कॉलम में मैंने देखा कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट 5 है, यानी कि मैं इस सेल में अब अपना काम करूंगा। तो इस सेल में मैं देखूंगा कितनी कितनी डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड कितनी है 300, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है 320। तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, डिमांड पूरी हो सकती है, डिमांड बिल्कुल पूरी कर देंगे, 0 बची डिमांड। यहाँ मैंने 300 यहाँ इसमें लिख दिया।
और ये 320 काट के अब कितना बच गया, 20 ही बचा, 300 इसको दे दिया। और यहाँ पे ये चूंकि 0 हो चुका तो मैं इस पूरे को कॉलम को डिलीट कर दूंगा। अब ये मेरे काम का नहीं बचा क्योंकि मैंने इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे पूरा इसको जो चाहिए था वो दे दिया। फिर पेनल्टी निकालेंगे। फिर पेनल्टी कैसे निकलेगी, देखिए अगली बार 6-7 का 1 आएगा डिफरेंस, 4-9 का 5 आएगा डिफरेंस, ठीक है साहब, और 5-5 का 0 डिफरेंस आएगा। यहाँ पे अगेन ये एक कॉलम डिलीट हुआ है तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, ये वैल्यू एज इट इज रहेंगी, ठीक है। ये हट गया तो केवल 2 ही बचा। तो मैक्सिमम पेनल्टी अब कौन है, 5, 1 5 0 1 1। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है, 5। यानी कि मुझे इस सेल में अब काम कर इस रो में काम करना है। तो इस रो के में काम करने के लिए फिर मैं देखूंगा कि मिनिमम वैल्यू वाला सेल कौन है, 4। 9 और 4 में कौन है कम, 4। तो इसके सामने वाले की सप्लाई मैं डिमांड देखूंगा तो इसके सामने की डिमांड है 260, सप्लाई कितनी है 20। मैं कितनी दे पाऊंगा इसको बताओ, मेरे पास 20 है तो 20 ही दे पाऊंगा इसको। तो मैंने यहाँ इसको कितनी दे दी, यहाँ पे 20 दे दी मैंने। जब मैंने इसको 20 दे दी तो ये कितना हो गया, ये पूरा खत्म हो गया और ये 0 बचा। यहाँ यहाँ डिमांड एग्जॉस्ट हो चुकी, वो सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी। और ये डिमांड यहाँ पे 200 में से 260 में से 20 माइनस करूंगा तो 240 की डिमांड अभी यहाँ पे है। लेकिन चूंकि यहाँ पूरी सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी तो ये वाली में सप्लाई वाली जो रो है ये पूरी डिलीट कर दूंगा क्योंकि अब मैं यहाँ कुछ दे ही नहीं सकता इसको इससे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद मैं फिर अपना वो कैलकुलेट करूंगा पेनाल्टी। तो देखिए इसकी पेनाल्टी कितनी रहेगी, 1। ये तो पूरा डिलीट हो गया, खत्म हो जाएगी। इसकी पेनाल्टी कितनी रहेगी, 0। और यहाँ में कोई चेंज आया नहीं है ना, यहाँ में कोई चेंज आया नहीं है कॉल आपके। अच्छा इसको, हाँ ये वाला तो करना पड़ेगा ना क्योंकि रो डिलीट हुई है। तो इसकी पेनाल्टी की जरूरत नहीं है। और इसकी पेनाल्टी कितनी आएगी, 5 - 7 2 आएगी और 5 - 6 1 आएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये हट चुका आपका। अब मैक्सिमम पेनल्टी किस में आए, 1 0 1 2। तो इसमें है 2 वाले में, यानी कि अब हमें यहाँ काम करना पड़ेगा। इसको मार्क कर लेते हैं। तो इसके सामने देखिए कौन सा कम है, ये वाला कम है कि ये वाला कम है, ये वाला कम है। यहाँ पे कितनी मैक्सिमम आपकी डिमांड है, 240। सप्लाई कितनी अवेलेबल है, 280। तो सारी डिमांड पूरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ को इसको ये 240 लिख दीजिए, यहाँ इसकी पूरी डिमांड हमने पूरी कर दी। ये यहाँ डिमांड बची नहीं, अब खत्म हो गई। और ये 280 से कट के कितना रह गया, 40 रह गया केवल। क्योंकि यहाँ पे आपका पूरे कॉलम की डिमांड खत्म हो चुकी तो ये रिमेनिंग सेल भी आप डिलीट कर देंगे। कर दिया आपने। फिर वही काम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई अब पेनल्टी हम दोबारा से निकालना चाहेंगे। लेकिन अब चूंकि घटाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो इसमें देखिए कि आप क्या क्या डिमांड कितनी रह गई, यहाँ पे 180। और यहाँ पे देखेंगे कि सप्लाईज कितनी है। तो देखिए यहाँ 180 डिमांड है, 40 इसको दे सकते हैं और 120 इसको दे सकते हैं। तो पहले चूंकि वैसे भी कम है इसमें तो इसको आप देखिए, इसकी डिमांड इससे पूरी होगी 40। जब 40 आप इसको देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ आपका 40 हो जाएगा और यहाँ कितना रह जाएगा, 140, ठीक है। 40 आपने इसको दे दिए तो ये तो आपकी पूरी हो गई, ये वाला सेल तो, ठीक है। तो ये सेल आपका फिर यहाँ पे आप डिलीट कर दीजिए इसको। और देखिए यहाँ पे आपकी 140 डिमांड है और 140 सप्लाई हो सकती है तो 140 इसको यहाँ पे हम दे देंगे और ये आपका पूरा काम खत्म हो गया। यहाँ पे डिमांड भी 0 हो गई, यहाँ पे सप्लाई भी 0 हो गई। अब देखिए सारी डिमांड 0 हो चुकी है, सारी सप्लाई हो चुकी। तो ये जो आपका हुआ है एक तरह से, ये जो हमने दिया है ये ट्रांसपोर्टेशन को हमने एक तरह से प्लान कर दिया। तो हमारा प्लान क्या है कि भाई M1 से आप C3 पे 140 यूनिट सप्लाई करें, M2 से C1 पे 300, M2 से C2 पे आप 20, M3 से C2 पे 240 और M3 से C3 पे 40। इस तरह से आपका प्लान रहेगा। तो आपका प्लान क्या रहेगा, ये रहेगा M1 से आप कितनी करेंगे, 140 किस पे, C2 पे, ठीक है। ये इसको और ढंग से लिखते हैं, चलिए। M1 से आपको किस पे करनी है, M1 से आपको करनी है
C2 पे, C3 पे, M2 से किस पे करनी है, M1 से किस पे करनी है, C3 पे, कितनी 140। M2 से किस पे करनी है आपको, M2 से आपको करनी है C1 पे और C2 पे। किस किस पे करनी है, C1 पे और C2 पे। कितनी कितनी करनी है, 300 300 और आपको 20, ठीक है। और M3 से किस पे करनी है, M3 पे आपको करनी है C2 पे और C3 पे करनी है। कितनी कितनी, 240 और 40, कितनी 240 एंड 40, राइट। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया है। तो इस तरह से तो ये होगा। और ये जो वन आपका जो सी जो आपने डमी डिमांड डाली थी, ये आपका चूंकि कोई रियल में तो डिमांड है नहीं, तो इसको आप एक्स फील्ड पे आप बेच सकते हैं, ठीक है। 110 यूनिट आप बेच सकते हैं। अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी, देखिए M1 से C3 पे कॉस्ट कितनी होगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपकी M2 से M1 पे कॉस्ट कितनी है, इसको आप जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से। और फिर अगेन आपका M2 से C2 पे जो कॉस्ट है वो 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप M3 से C2 पे कितनी है, 5 है, तो 5 से कर दीजिए, ये 4 है। और ये आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगेन दोनों पे 5 ही है। तो ये सब जोड़ेंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये तो आपकी हो गई एक बात, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि एक हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें ऑप्टिमलिटी है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो आपका असाइनमेंट से भी पहले का स्टेप, मैं एक स्टेप आगे चला गया थोड़ा सा। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो आपका सॉल्यूशन है वो किस तरह का है, ठीक है कि नहीं। पहले आप ये देखो कि इसमें आपके ये कितने सेंटर्स हैं, टोटल 4 सेंटर्स हैं और 3 आपके 4 आपके डिमांड सेंटर है और 3 सप्लाई सेंटर हैं। तो इसको बोलते हैं M+N, M+N। तो M+N कितने हैं आपके, 4+3, ठीक है। तो 4+3 कितने हो गए, 7। M+N-1 निकालो, कितना होगा, ये होगा 6। तो आप देखो आपके 6 ही आपके वो आने चाहिए अलोकेशन जो आपने किए हैं। तो M+N-1 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 - 1 = 6। तो यानी कि आपका जो ये है, यहाँ पे आप आपका ऑप्टिमलिटी टेस्ट को किया जा सकता है। अभी हमारा जो ये हमने सॉल्यूशन निकाला है, ये आपका एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये हम एक स्टेप आगे और बढ़ सकते हैं। अगर हम ये 6 नहीं आता, कुछ और आता, तो हम फिर आगे नहीं बढ़ सकते थे, अपने सॉल्यूशन को और इम्प्रूव करना पड़ता, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। फाइनली हमें अभी ये देखना, यहाँ तक यही देखना इस सवाल में कि आपका M+N जो है आपका -1, वो आपने जितनी अलोकेशन की है उतना है। तो हम आगे का स्टेप देखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इतना करने के बाद जब मैंने आपको ये बता दिया M+N-1 आपने चेक कर लिया, तो आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ फिर, ठीक है। तो अब हमें एक टेस्ट करना पड़ता है जिसको नाम आप देते हैं यूवी टेस्ट, या इसको मोडी टेस्ट भी बोलते हैं, मोडी टेस्ट बोलते हैं इसको। इस टेस्ट में हम कैसे करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है कि नहीं, ऑप्टिमल है या नहीं, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें कैसे प्रोसीड करना होता है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, आप स्टेप ध्यान करिए कैसे करना होता है। रीजनिंग उसके पीछे की बहुत गंभीर है, वो समझाने की जरूरत मेरे हिसाब से ना आपको समझने की जरूरत है ना समझाने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका M+N-1 आपका अगर अलोकेशन हो गया है, तो आप जो है मोडी टेस्ट को करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं होता फिर क्या करेंगे वो अगले सवाल में मैं बताऊंगा, यहाँ उलझने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपका इस स्टेप पे हम आ चुके हैं। तो देखिए, आपको देखना है कि सबसे पहले हमारे एलोकेटेड सेल कौन कौन से थे, वो हमें ढूंढने हैं। तो जो एलोकेटेड सेल थे वो हम निकालेंगे कि हमारे एलोकेटेड सेल कौन कौन से थे। तो देखिए, हमने एक एलोकेशन इसमें की थी, एक एलोकेशन इसमें की थी। इसमें मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ भी एलोकेशन की थी मैंने,
और यहाँ भी एलोकेशन की थी, यहाँ भी एलोकेशन की थी और यहाँ भी एलोकेशन की थी। कितनी एलोकेशन की थी हमने? यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जिस जिस आपने सेल में वैल्यू असाइन की थी उसको आप ए मार्क कर लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओके। अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। यहाँ आपकी वैल्यू आएगी u1, यहाँ वैल्यू आएगी आपकी u2 और यहाँ वैल्यू आएगी आपकी u3 की। यहाँ वैल्यू आपकी आएगी v1, यहाँ वैल्यू आपकी आएगी v2 और यहाँ वैल्यू आपकी आएगी v3 और ये आएगी v4 की वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे आएंगी? बहुत आसान है, कोई उलझने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले देखना है, एक पैरामीटर में लिखता हूं Cij। इसका क्या मतलब है? Cij कैसे आएगा? देखो, Cij कैसे आएगा ये मुझे बताना है। ये जो लिखा हुआ है अंदर, इसके जो ये कॉस्ट लिखी हुई है, यही Cij है। अब ये Cij तो है, लेकिन मैं फिर uv की वैल्यू कैसे निकालूं? वो कैसे निकलेंगी उसके लिए मैं तरीका बताता हूं। तो सबसे पहले आपको अलोकेटेड सेल को देखना है, केवल अलोकेटेड सेल को देखना है। तो देखो, इसमें आपके अलोकेटेड सेल कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने? 2। तो u वाली वैल्यू को पहले पकड़ते हैं कि u वाली वैल्यू के सामने u1 u2 या u3 के सामने मैक्सिमम अलोकेशन किस में है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, यानी सब में 2 है। तो रैंडमली आप इसको चूज कर लो, मान लो, ठीक है, क्योंकि आपके सामने बराबर है। इसमें भी एलोकेशन, अगर मान लीजिए इसमें 3 होती तो फिर डेफिनेटली इसको करते, लेकिन इसमें सब में 2-2 है, तो ठीक है, ये वाला हमने कर लिया। u1 की वैल्यू हमने 0, इसकी वैल्यू को आप मान लीजिए 0, इसकी वैल्यू को आप क्या मानेंगे? 0, ठीक है। तो जब आपने इसकी वैल्यू को क्या मान लिया? 0। अब आपको क्या करना है कि देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ये Cij जो है वो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। तो सबसे पहले देखो, इसको देखते हैं, इस सेल को देखते हैं। देखिए, मैंने कहा कि Cij जो है वो क्या है? ये वैल्यू लिखी हुई है। और वो क्या है? Cij है क्या? वो Uij प्लस Vij का सम है, और कुछ भी नहीं है। मतलब मोटे तौर पे कि अगर मैं इस सेल की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, इस सेल के सामने कितना u है और कितना v है, ठीक है। तो देखिए, इस सेल के सामने आप देखिए, यहाँ पे जो 6 है वो किस किस का सम है? इस वैल्यू का प्लस इस वैल्यू का। ऐसे ये 0 जो है ये किस किस का सम है? इस वैल्यू का प्लस इस वैल्यू का। तो आप देखिए, u1 मैंने रैंडमली, मुझे 0 मानना है उस सेल के सामने जिसमें मैक्सिमम एलोकेशन हो सकती है। यहाँ पे 2 ही एलोकेशन है तो मैंने इसको चूज किया हुआ है। तो ये वैल्यू 6 किस किस का सम है? v3 का सम है और u1 का सम है। तो इस केस में आपकी v3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 होगा ना। मैंने क्या कहा, इसका और इसका सम है। यहाँ कुछ लिखा है और यहाँ कुछ लिखा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा अंदर वाला, ये लिखा ना Cij वाला, ये वाला। तो यहाँ क्या लिखा होगा मुझे बताओ? जहां मैंने 0 लिख दिया, यहाँ क्या लिखा होगा? यहाँ लिखा होगा 6। अरे भाई, 6 और 0 को जोड़ेंगे जब भी 6 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे इस तरह से मिल गई। अगली बात करता हूं, देखिए ये वाला एलोकेटेड सेल है, इसमें क्या है? ये वैल्यू 0 है। ये क्या है? यहाँ जो लिखा है और यहाँ जो लिखा है, इन दोनों को जोड़ने पे ये आएगा। तो यहाँ 0 आ रहा है इसको जोड़ने पे और इसको जोड़ने पे। तो देखो, यहाँ 0 होगा, जब मैं 0 को 0 के साथ जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा। बस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों एलोकेटेड सेल का काम मैं कर चुका, ठीक है। बात ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एलोकेटेड सेल पे चलते हैं। मैंने क्या कहा था, ये जो लिखा है इसके अंदर, ये सी की वैल्यू है, Cij की वैल्यू है। तो ये कैसे निकलेगी? ये 5 जो आ रहा है, ये इसके सामने जो यहाँ लिखा है और इसके सामने जो यहाँ लिखा है उनका सम है। तो मुझे बताओ कि क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ? मेरे सामने जो है, यहाँ पे आप देखो मेरे सामने, तो मैं क्या इस पे वैल्यू निकाल सकता हूँ? ना मुझे ये पता, ना मुझे ये पता, मैं निकाल नहीं पाऊंगा। मैं इस पे आता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। छोड़ देते हैं। फिर अगला अलोकेटेड सेल ये है, मुझे ना ये पता, ना ये पता, ना ये पता, ना ये पता, तो निकाल ही नहीं पाऊंगा। इस पे आते हैं। इस पे देखिए, ये जो 5 लिखा हुआ है, ये जो 5 लिखा हुआ है, ये किस किस का सम है? यहाँ जो ये लिखा हुआ है प्लस यहाँ जो ये लिखा हुआ है उनका सम है। तो यहाँ 6 लिखा हुआ है और यहाँ इस 6 में कुछ जोड़ने पे 5 आंसर आता है। तो 6 में क्या जोड़ने पे 5 आंसर आएगा? -1। यानी कि u3 की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। भाई,
मैंने क्या कहा, सी आई जे जो है यू आई आई जे प्लस वी आई जे है। मतलब आप ये देखो, ये जो 5 लिखा हुआ है ये किस किस का सम होगा, इसके सामने प्लस इसके सामने। तो 6 और -1 को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह से यू 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 आपके 3 की वैल्यू निकल गई। अच्छा, जब ये यू 3 की वैल्यू निकल गई आपके, तो आप ये रूल फिर यहाँ लगाओ, इसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो देखो ये जो 5 है, ये 5 क्या क्या है, ये यहाँ जो लिखा होगा प्लस यहाँ जो लिखा है उन दोनों का सम है। तो यहाँ देखो क्या लिखा होगा, यहाँ 6 लिखा होगा जिसमें मैं प्लस करूंगा -1, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये मिसिंग वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हो, V2 की वैल्यू आ गई। तो देखो अब इस एलोकेटेड की बात करते हैं। देखो हमें क्या पता है कि यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे जो लिखा है, ये 4 जो लिखा है वो क्या है, इसका प्लस इसका सम है। ये 4 है, ये यहाँ प्लस यहाँ लिखे का सम है। तो यहाँ 6 लिखा है, यहाँ उसमें कुछ लिखा होगा जिसको जोड़ने पे ये 4 आंसर आता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ -2 होगा। 6 को और -2 को जोड़ेंगे तो आंसर 4 आ गया। तो इस तरह U2 की वैल्यू आ गई। अब आपके पास रिमेनिंग सेल ये बचा, रिमेनिंग सेल ये बचा एलोकेटेड वाला। तो देखिए एलोकेटेड वाले में आपका क्या है कि ये आपका यहाँ जो लिखा है प्लस यहाँ जो लिखा है उनको जोड़ेंगे तो आंसर 5 आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है पता ही नहीं मुझे, और यहाँ क्या लिखा है -2। तो यहाँ जो लिखा है उसमें ये जोड़ूं तो ये आंसर आए। तो यहाँ क्या लिखा होगा, यहाँ 7 लिखा होगा, तभी तो 7 में मैं -2 जोड़ूंगा तो मेरा यहाँ क्या आंसर आएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपने सारे एलोकेटेड सेल में ये रूल लगा के आपने ये इनकी वैल्यू को निकाल दिया। ठीक है, एक तो बात हो गई ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये काम केवल एलोकेटेड सेल के लिए करना था आपको, CIJ की वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा, एक काम और करना है, एक काम ये करना है कि आपको डेल IJ की वैल्यू और निकालनी है। डेल IJ क्या होता है, डेल IJ जो होता है वो होता है आपका CIJ माइनस UIJ प्लस VIJ। मतलब ये कि ये जो डेल है, डिफरेंस है, हमें निकालना है कि CIJ की जो वैल्यू हमने निकाली उसमें से किसको घटाना है, UIJ प्लस VIJ की वैल्यू को। और ये काम किसके लिए करना है, जैसे ये हमने किसके लिए किया था, ये हमें किया था केवल अलोकेटेड सेल के लिए, अलोकेटेड सेल्स के लिए। और ये किसके लिए करेंगे हम, अनअलोकेटेड सेल्स के लिए। ठीक है, तो अनअलोकेटेड सेल्स के लिए केवल डेल निकालेंगे। तो डेल देखिए यहाँ कैसे डेल निकालेंगे आप, तो आपका डेल IJ क्या होगा, CIJ में आपकी वैल्यू निकालिए आप इसके लिए। तो देखिए जैसे हम निकालते हैं 8, तो 7 प्लस ये, तो ये वैल्यू होगा, मतलब ये क्या हो गया, UIJ प्लस VIJ। यू और VIJ आपने निकाल दिया यहाँ के लिए। इन दोनों को किस में से घटाना है, CIJ की वैल्यू। तो जैसे 8 में से किस किस को घटाना है, इसको प्लस इसको। तो इसको जोड़ो, मतलब इसको और इसको जोड़ो और इसमें से घटाओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसको ऐसे मार्क कर लो। नेक्स्ट के लिए देखो, देखो ये भी अलोकेटेड है। तो आप देखो 6 और 0 को पहले जोड़ो, तो 6 और 0 0, और इसमें से ये घटाओ, तो ये क्या बचा, ये भी आपका 1 आ गया। ये एलोकेटेड सेल है, इनमें ये काम करना नहीं है। फर्दर ये 2 एलोकेटेड सेल हैं, इसमें भी ये काम नहीं करना, इस वाले के लिए करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आप पहले 6 और -2 को जोड़ो, तो 6 और -2 को जोड़ो तो क्या आपका आंसर आया, 4 आंसर आया। और 9 में से ये घटाओ, तो यहाँ क्या आएगा, 4। जब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। ऐसे ही आप यहाँ ये काम करेंगे। देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ना है। तो इसको 0 -2 को जोड़ा तो -2, और 0 में से फिर -2 को घटाइए। तो जब 0 में से आप -2 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, +2 आपका आएगा। तो ये क्या आपका आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट अनअलोकेटेड सेल के लिए देखिए, 7 और -1 को जोड़ो और 7 में से घटाओ। तो 7 -1 जोड़ा तो क्या आंसर आया, 6, और 7 में से घटाया तो क्या रह गया, 6 आपका, सॉरी आपका 1 रह जाएगा ना, 1 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा। ठीक है भाई, 7 -1 किया तो क्या आंसर आया, 6, और 7 में से 6 को घटाया तो 1 आ गया। ये दोनों अलोकेटेड सेल हैं, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए आपके पास यहाँ क्या है, 0 और -1, 0 और -1 को जोड़िए तो -1 आएगा,
और 0 में से घटाइए तो 0 माइनस -1, ठीक है, 0 माइनस -1 क्या होगा, +1, ठीक है। तो आप ये 1 ले लीजिए। अब आपका क्या है कि आपका जो डेल आई जे है, जो ये डेल आई जे आपने निकाला है, ये गोले वाली वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपकी, अगर डेल आई जे की वैल्यू या तो बड़ी है या बराबर है 0 के, तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। तो सॉल्यूशन आपका क्या है, ऑप्टिमल है, मतलब आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, ठीक है। तो यह बात आप समझ गए। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है, तो जो एलोकेटेड सेल है उसके सामने की जो वैल्यूज हैं उनको आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक करने के बाद आप ये टेस्टिंग का परफॉर्म करने के बाद जो आपने पहले लिखा था उसको लिख देंगे कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, और जो मैंने सेल की कैलकुलेशन करके आपको दिखाई थी उससे आप पूरी कॉस्ट निकाल लीजिए। और कॉस्ट निकालने के बाद आप जो है अपने अब सवाल पे हम दोबारा से चलते हैं, ठीक है। सवाल पे मैं दोबारा चलता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ, बस यहीं तक आपको करके दिखाना था कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। तो आपका सवाल आपकी स्क्रीन पे मैं ला रहा हूँ दोबारा से। सवाल आपका है ये वाला जो हम कर रहे थे, ये वाला आपका सवाल है ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने करके दिखाया आपको। आपकी इस तरह से एलोकेशन आई है, सेम एलोकेशन आई है, इन्होंने भी ऑलमोस्ट वही मेथड लगाया जो मैंने लगाया है। इसी को गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड कहते हैं। जब आपकी एलोकेशन m+n-1 आ जाएगी तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। अगर ये नहीं आएगी तो फिर कुछ और करना पड़ता है, जो कि मैं आने वाले सवाल में बताऊंगा जहां उसकी जरूरत होगी। अननेसेसरी आप कंफ्यूज मत होइए। सेकंड, इन्होंने यूवी की वैल्यू निकाली है, जो मैंने आपको बताया था वैसे ही निकाला है। और फिर इन्होंने क्या किया है, ये डेल की और सीजे की वैल्यू निकाली है, जो शायद इन्होंने सीजे लिखा नहीं है, कैसे करना है। और फिर जब आपका ये यहाँ तक मैंने कर दिया था आपका सवाल कि सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाना चाहिए, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। उसके बाद आपकी एलोकेशन कैसे करनी है, वही एलोकेशन जैसे आपकी दिख रही है, देखिए आपको M1 से कहाँ पे सप्लाई करनी है। यहाँ मैंने जैसे आपको करके दिखाई थी, ये मैंने करके दिखाई थी ना आपको, कि भाई आपको M1 से कहाँ सप्लाई करनी है, ये करनी है आपको C3 पे, और ये आपका C4 या D4 जो डमी डिमांड था ये वाला। और M2 से कहाँ पे आपको सप्लाई करनी है, M2 से आपको करनी है C1 पे और C2 पे, ठीक है। M3 से कहाँ करनी है आपको, M3 से आपको करनी है सप्लाई C2 पे और C2 पे और C3 पे। तो देखिए M1 से आप सप्लाई करेंगे C1 पे और C4 पे, तो C1 पे करेंगे 140 इंटू 6, 140 इंटू 6 तो आपकी 840 कॉस्ट आ गई। और C4 चूंकि डमी है, हमने डमी दिया था पहले प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए, तो आपकी ये वैल्यू 0 रहेगी। जब आप M2 से C1 पे करेंगे C1 पे करेंगे तो 300 सप्लाई इंटू 5 इसकी कॉस्ट है, तो ये आपकी 1500 आएगी। जब M2 से C2 पे करेंगे तो 20 इंटू 4 80 आपका ये आ जाएगा आंसर। इस तरह से M3 पे जो सप्लाई होनी है, M3 से जो सप्लाई होनी है वो 240 C2 पे और 40 C3 पे होनी है, 240 एंड 40, और ये 5 दोनों की कॉस्ट है। तो इस तरह से ये 1200 और आपका ये 200, तो आपकी टोटल जो कॉस्ट आएगी वो 3820 आएगी। तो ये आपकी 850 वाली बात है। अब ये तो आपका सॉल्यूशन इस तरह से आपकी कॉस्ट निकल के आप दिखा सकते हैं, ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई। अच्छा, लेकिन इसने आपका जो दूसरा सवाल पूछा था ये इन्होंने आंसर नहीं किया है। ये लिखा ना, व्हाट आर द क्वांटिटी टू बी सोल्ड फ्रॉम M1 M2 एंड M3 रेस्पेक्टिवली, तो इसका आंसर इन्होंने नहीं किया है। आप इसका आंसर ये देखिए, ये जो 110 है, तो 110 जो है ये M1 से आप सप्लाई कर सकते हैं X फील्ड के लिए, ठीक है। तो ये 110 की जो सप्लाई है, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इस वाली चीज का आप यहाँ लिखेंगे कि आप जो है ये कितनी सप्लाई कर सकते हैं, केवल M1 से सप्लाई कर सकते हैं। M1 से कितनी सप्लाई करते हैं, 110 X फील्ड जो आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका ये पूछा ना कि X फील्ड आप जो उसको सोल्ड कर सकते हैं, भाई M2 एंड M3 तो आपकी पूरी कंज्यूम हो जाएंगी, तो ये आप सोल्ड कर सकते हैं। जो इन्होंने यहाँ पूछा था, एनी एक्सेस सब्सक्रिप्ट्स ओवर द डिमांड एट साइट विल बी द X फील्ड सोल्ड, विल बी सोल्ड X फील्ड। तो X फील्ड पे आप कितनी कितनी क्वांटिटी को बेच सकते हैं, 110 क्वांटिटी को आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका गूगल अप्रोक्सीमेशन का मैंने पहला सवाल कराया,
जो कि आपके क्या है कि बहुत सिंपल फॉर्म में है, और ये चीज अब आगे कॉम्प्लेक्सिटी में बदलेंगी, लेकिन आपको बिल्कुल इसी वे में चलना है, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है, केवल समझना है कि कैसे हो रहा है, कैसे कैसे हम अपने सवाल को परफॉर्म करते हैं।